यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर मसूरी से, जहां के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में 33 ट्रेनी आईएएस अफसर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एलबीएस एकेडमी के निदेशक ने ट्विटर के जरिए इसकी पुष्टि भी की है। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अकादमी पहुंचकर 5 आवासीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है, तो वहीं अकादमी को 48 घंटे के लिए सील कर दिया है। आशंका है कि अकादमी में कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ सकती है। अकादमी के कई कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण का शिकार हैं। इस समय अकादमी में 428 ट्रेनी अफसर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से संक्रमित पाए गए अफसरों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बताया जा रहा है ट्रेनी आईएएस अधिकारियों में करीब 120 अधिकारी दिवाली से पहले उत्तरकाशी और यमुनोत्री में ट्रैकिंग के लिए गए थे। ट्रैकिंग से लौटने वाले अफसरों ने दिवाली का जश्न अकादमी में ही मनाया था। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आधिकारिक पुष्टि के तौर पर 33 अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं उनको कोरोना संक्रमण हुआ है और उनका इलाज एकेडमी प्रीमाइसेस में जो कोविड केयर सेंटर बना है वहां पर किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग उनके संपर्क में आए होंगे और उनको भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। इन हॉस्टल को सील कर दिया गया है और यहाँ पर इनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। ये बताया जा रहा था कि एक हॉस्टल में कई लोग यहाँ पर रहते थे जो अधिकारी थे आईएएस, क्योंकि 95 फाउंडेशन कोर्स के 428 जो अधिकारी थे वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसमें से 33 लोग जो 33 अधिकारी थे उनको कोरोना संक्रमण का हुआ है। और इसके बाद जो एलबीएस प्रशासन में है वो हड़कंप मच गया है कि आखिर ये कोरोना संक्रमण फैला कैसे। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर ये जो आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे ये उत्तरकाशी और यमुनोत्री ट्रैकिंग के लिए गए थे और उसके बाद इन्होंने सबने मिलकर जो दीपावली का पर्व है वो यहाँ पर मनाया था और उसके बाद ये कोरोना संक्रमण की जो शिकायत है, जो अधिकारियों को जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगे। जब टेस्ट लिया तो इसमें से 33 जो आईएएस अधिकारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि लगातार यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और जैसे रिपोर्ट आएगी तो ये माना जा रहा है कि कई आईएएस अधिकारी और कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। वहीं उनके संपर्क में आए कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए जा सकते हैं। मैं सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। तो एलबीएस एकेडमी में कोरोना बम फूटा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में कोरोना अपडेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के 512 नए केस आज सामने आए। देहरादून में आए सबसे ज्यादा 210 नए कोरोना के केस। तो दूसरे नंबर पर नैनीताल जिला, जहां 71 नए केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना के 4166 एक्टिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 4166 एक्टिव केस। नैनीताल में भी आज 71 नए केस सामने आए। तो देहरादून में सबसे ज्यादा 210 नए मामले, कोरोना के 512 नए केस आए सामने। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे। देहरादून से सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। एलबीएस अकादमी की अगर बात करें तो वहां पर 83 जो अफसर थे आईएएस के, जो जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी, वहां पर एक तरीके से कोरोना बम फूटा है। आज भी प्रदेश में लगातार कई नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए लवी, लगातार उत्तराखंड में कोरोना की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है ये अब धीरे धीरे और तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये आशंका थी कि त्योहारी सीजन है और ऐसे में जो लोगों की आवाजाही हुई है अन्य राज्यों से, खासकर उत्तराखंड में, उसके बाद एक आशंका जताई जा रही थी कि ये आंकड़ा बढ़ेगा और ऐसा ही हुआ है। सेकेंड वेव हम कह सकते हैं जो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 585 केसेस और कोरोना के अभी उत्तराखंड में आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अभी तक देहरादून
है, जहां पर जो संख्या अभी तक की अगर कुल संख्या की बात करें तो 20,000 के करीब यहां पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर हरिद्वार जिला है। तो अभी तक अगर हम ये बात करें तो अब लगातार अगर मौतों की बात करें तो हर दिन 8 से 10 मौतों का आंकड़ा है जो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताएं जरूर अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी को देखते हुए एक अहम निर्णय यह लिया गया है कि दिल्ली और अन्य राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों की अब टेस्टिंग की जा रही है। जो बॉर्डर्स हैं वहां पर एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं, आरटीपीसीआर भी अगर आवश्यकता अनुसार किए जा रहे हैं और लगातार ये टेस्टिंग जो है बुधवार से शुरू हो चुकी है देहरादून के बॉर्डर्स पर। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश की बात करें तो जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। और जैसा कि रवि अपडेट दे रहे थे, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब उत्तराखंड के बॉर्डर पर यात्रियों की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की चेकपोस्ट पर जांच की जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बॉर्डर पर ही कोरोना की जांच हो रही है। में अपने राज्य के सभी मतलब निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए एक फिर से हमने मुहिम छेड़ी है कि हमें टेस्टिंग को अधिक से अधिक करनी है। और इत्तेफाक से कहें या हमारे प्रयासों से कहें, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमने कल लगभग 3,000 के आसपास की टेस्टिंग की थी। और जहां पर सबसे ज्यादा संभावना उसमें से एक है बॉर्डर्स, जहां पे दिल्ली और अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं, जहां पे इन्फेक्शन का लेवल ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में एक मतलब एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्टिंग की व्यवस्था हमने की है। तो कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, मगर रुड़की के बाजार में लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिस वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई है। इस लापरवाही को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों और व्यापारियों को हिदायत दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का आदेश है कि अगर कोई भी कोविड के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही दुकानदार दुकानों के बाहर कोविड की जागरूकता से जुड़े पोस्टर भी चिपकाएंगे। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बाजारों में जाकर सैंपलिंग करने का आदेश भी दिया गया है। व्यापारियों को सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राहकों द्वारा और व्यापारियों द्वारा किया जाना है। मार्केट प्लेसेस में सभी लोग जो बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं उनके लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। इसके संबंध में पोस्टर चस्पा किए जाएंगे सभी दुकानों पर दुकानदारों द्वारा, और वो स्वयं भी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ग्राहक आए वो मास्क इत्यादि का उपयोग करें। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इस बार हरिद्वार में कुंभ का बड़ा आयोजन होने की संभावना कम ही लग रही है। कुंभ को लेकर संतों और सरकार की ही एक राय नहीं दिख रही है। अखाड़ा के संत कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से कुंभ के स्नान सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर होंगे, मगर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि कुंभ दिव्य और भव्य होगा और इसकी तैयारियां वक्त पर पूरी हो जाएंगी। कुंभ को लेकर कल संत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। तो कुंभ की रूपरेखा को लेकर यह कहा जा रहा है, कुंभ को लेकर एक राय नहीं है। संत समाज जो है वो ये मानकर चल रहे हैं, हरिद्वार में संतों की जो बैठक हुई है, कि सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर होंगे कुंभ के स्नान। हालांकि मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भव्य होगा, दिव्य होगा कुंभ और समय पर तैयारियां पूरी की जाएंगी। आखिरी निर्णय यह था कि जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार और कुंभ मेला अधिकारी का जो निर्णय होगा, तो अखाड़े से 2-2 आदमी भी नहाकर परंपरा का निर्वाह करेंगे। इसलिए 13 अखाड़े का कुल 26 आदमी, ये मुख्यमंत्री को मैंने लिख के भी दिया हूं, प्रशासन को भी लिख के दिया हूं, तो निश्चित परंपराओं का, पेशवाई का, शाही स्नान का निर्वह करेंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? इसलिए निश्चित कार्य सारे होंगे, मगर जहां 2 लाख आदमी निकलते थे, हो सकता मैं आपको 2 ही आदमी नजर। कुंभ के सारे विषय को लेकर बैठक हुई। कल बैठक है 11 बजे, तो उससे पहले सभी अखाड़े के प्रतिनिधि यहाँ बैठे थे। अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेलाधिकारी, मेले का आईजी, हम सब लोग बैठे। बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई, और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। तंबू लगे, तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? नहीं, वो अभी तय होगा, सरकार तो अभी नहीं लगाएगी,
लेकिन अभी है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा। उधर टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मामला गर्मा गया और सीएम ने इसकी जांच मुख्य सचिव को सौंप दी है। टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश के बाद सियासी गलियारों में मानो भूचाल आ गया है। सबसे पहले आप समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाद काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी अंतर धार्मिक विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि सूबे में ना तो लव जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही किसी अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का ही अधिकार है। ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। उस अधिकारी को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को कल ही परसों ही कह दिया था कि आप उसका परीक्षण करें, उन्होंने कैसे ढंग का आदेश निकाला है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मामले की जांच का आदेश दिया है। उधर इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर अफीम चटाओ तो लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे कि उत्तराखंड सबसे टॉप में है इस समय बेरोजगारी में। धर्म के नाम पे अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि महिलाओं के जो बच्चे हैं वो सड़कों में पैदा हो जा रहे हैं, अस्पताल के गेट में पैदा हो जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। धर्म की अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर 72 सालों में पहली बार किसानों ने आत्महत्या करी है। तो ये तो अफीम ऐसी है धर्म की, उसको चटाओ और राज करो। कांग्रेस की सरकार के समय प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास किया गया था या नियम बनाया गया था, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आवश्यक है और हमारी सरकार इस बारे में विचार करके उसमें सुधार करेगी। केवल अंतर जातीय विवाहों के लिए इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान रहेगा। उत्तराखंड में सियासी माहौल के बीच एक बार फिर से एक लेटर बाहर आने के बाद घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ लव जिहाद पर प्रदेश सरकार सख्त है, तो वहीं एक अधिकारी ऐसे मामलों में प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि भाजपा लव जिहाद के नाम पर देश को बांट रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा के साथ रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। समाज कल्याण अधिकारी का लेटर जारी हुआ और उसके बाद सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून से। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, लेटर जारी हुआ, अब उसके बाद घमासान मचा हुआ है, सरकार और विपक्ष आमने सामने है, जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या है पूरा मामला और कहां तक पहुंची जांच? लवी, देखिए, मैं पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों को, कुछ जो तथ्य हैं, जो इसके क्रेडेंशियल हैं, मैं उसको जरा थोड़ा सा बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो लेटर टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जो जारी किया है, ये उसने किसी शासनादेश के क्रम में जारी किया है। एक तो विशुद्ध रूप से ये उसका अपना और अपनी अथॉरिटी, जो मतलब जितनी उसकी क्षमता है, जितने उसके अधिकार है, उसके अधिकारों से बाहर का मामला है और उसने केवल उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया है जो शासन से पहले से चली आ रही है। तो एक तो ये बात बहुत क्लियर चूंकि हो जानी चाहिए, चूंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सरकार को चैलेंज कर दिया है। अभी आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि वो अधिकारी ऐसा लेटर कैसे जारी कर सकता है, मैंने मुख्य सचिव को परीक्षण के आदेश दिए हैं। और उधर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये प्रोविजन कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है, हम अपनी पार्टी की सरकार से कहेंगे कि इनको खत्म कर दें। और सच बात यह है कि ये 1976 से ये व्यवस्था चली आ रही है। 2014 में आकर कांग्रेस सरकार ने इसमें धनराशि की बढ़ोतरी की थी।
ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि पूरे देश में लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से धर्म और कानून बनाने की बात हो रही है, मध्य प्रदेश कानून बना चुका है, उत्तर प्रदेश ने कह दिया है, तो ऐसे समय में जब एक लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान चल रहा हो, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम की शादी के लिए कोई प्रोत्साहन राशि होना, और उस सूबे में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी को ही की ही घेराबंदी हो एक तरह से हो रही है। बहुत क्लियर सी बात है कि ये चीजें पहले से चली आ रही थी। ये लेटर अभी 18 तारीख को जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सरकार के उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में निकाला जो पहले से विद्यमान है। अब इस पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है, चूंकि एक तरफ लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि की बात हो रही है। तो ये बहुत ही क्लियर है, और चूंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है, संघ ने इस पर नाराजगी जताई है, संगठन ने नाराजगी जताई है, और मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि उसका परीक्षण करने के लिए कहा है, और परीक्षण में जो निकलेगा, जो हमने बताया वही निकलेगा। ये सरकार की व्यवस्था पहले से चली आ रही है, 4 साल में इसे देखने की फुर्सत किसी को नहीं हुई। अब चूंकि ये एक लेटर बाहर आया तो सबको पता चला कि इस तरह की भी कोई व्यवस्था है, तो अब इसका परीक्षण कर रहे हैं, और सूचनाएं मिल रही है कि वो अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रोविजन खत्म करने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर में दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 43 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए सहकारिता विभाग के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में 19 किसानों को 3 लाख का बगैर ब्याज का ऋण दिया गया, जबकि 3 किसानों को 3 कृषि यंत्र भी दिए गए। सहकारिता विभाग की तरफ से अभी तक किसानों को 1 लाख रुपए का लोन बगैर ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा था। अब सहकारिता विभाग ने इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। मुख्यमंत्री का रुद्रपुर दौरा, और विशेषकर जो हमारे गरीब किसान हैं, जो कुछ काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता था। ऋण उपलब्ध होता था तो उसका इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि वो घबराहट के कारण ऋण नहीं ले पाते थे। आज राज्य सरकार ने पहले 0% पर 1 लाख रुपए तक का ऋण हम दे रहे थे, अब हमने अपने किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज के देने का आज शुभारंभ किया है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो किसान हैं, जो खेती करते हैं लेकिन वो प्रोसेस नहीं करते, तो अगर वो प्रोसेस करेंगे तो उनका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो उनकी अच्छी आय उनकी हो सकेगी। और इसी के साथ खबरों में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए खबरों में बढ़ेंगे आगे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को उत्तराखंड डीजीपी बनाया गया है। मौजूदा डीजीपी अनिल रतूड़ी 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। उनके स्थान को अशोक कुमार पद ग्रहण करेंगे। बदमाशों पे हमारा शिकंजा कसा रहेगा, माफिया के लिए कोई जगह नहीं है, माफी का स्कोप नहीं। अशोक कुमार ने अभी तक उत्तराखंड के डीजीपी का कार्यभार संभाला भी नहीं है, मगर उन्होंने अभी से ही अपने तेवर साफ कर दिए हैं। सबसे पहले डीजीपी की बदमाशों को दी गई ये चेतावनी सुनिए। मैं जो है अपना प्रयास करूंगा कि जो पुलिस है वो पीपल फ्रेंडली पुलिस हो, पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग करे। ऐसी पुलिस व्यवस्था हम करें जिसमें कि आम आदमी जिसको देख करके पुलिस को देख के खुश हो, और जिस पुलिस का बदमाशों में खौफ हो, बदमाशों में भय हो, और बदमाश उत्तराखंड की तरफ रुख करने से पहले 10 बार सोचें। बदमाशों को नवनियुक्त डीजीपी की साफ चेतावनी है, सुधर जाओ नहीं तो जेल जाओ। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी एबीपी गंगा ने अशोक कुमार से सवाल किया। उन्होंने साफ कर दिया कि देवभूमि में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो क्राइम उत्तराखंड बनने से पहले था इन 4 बॉर्डर के जनपदों में, आज की तारीख में उससे कहीं ज्यादा कम है। और हम लोगों की पुलिस जो है इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि जो हमारा वर्कआउट रेशो आज 80% से ज़्यादा है, जो कभी 30% होता था। पूरे देश के टॉप मोस्ट वर्कआउट में से एक है। बदमाश को आज पता है अगर उसने उत्तराखंड में कोई घटना करी तो बचेगा नहीं। अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि पुलिस अनुशासन में नहीं रहती, मगर नवनियुक्त डीजीपी ने साफ कर दिया है कि अगर अब ऐसा हुआ तो फिर खैर नहीं।
वेलफेयर का सवाल है, हम उसको भी 100% करेंगे। उनकी प्रमोशंस को टाइमली देंगे, जो बेस्ट पॉसिबल उनकी वेलफेयर हो सकती है वो करेंगे। किंतु जो उनसे मेरी अपेक्षा है वो वही है कि ऐसी पुलिस व्यवस्था दें जिससे आम आदमी खुश हो और जिससे बदमाश डरे। ये मेरा उनसे टारगेट है। और दूसरा ये कि किसी भी हालत में पुलिस के डिसिप्लिन को खराब न करें। अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मौजूदा डीजीपी अनिल रतूड़ी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह अशोक कुमार पद ग्रहण करेंगे। अशोक कुमार अपनी कुशल नीति और व्यवहारिकता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पुलिस का मुखिया बनने पर मित्र पुलिस की कार्यशैली में काफी सुधार होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उधर खतीमा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। प्रशासन ने अब तक 409 अतिक्रमण पर कार्रवाई कर दी है, जबकि हाईकोर्ट ने 460 स्थानों को चिन्हित किया था। अतिक्रमण के खिलाफ पिछले 60 घंटे से अभियान जारी है। प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी अतिक्रमण नहीं हट जाते कार्रवाई जारी रहेगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की इगास पर्व को लेकर चलाई गई मुहिम को लोगों का समर्थन मिल रहा है। बलूनी ने इगास पर्व अपने घर पर मनाने की अपील की थी। एक तरफ नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने भी इस बार इगास पर्व अपने पैतृक गांव में मनाने की बात कही है। वहीं माधुरी बर्थवाल ने इगास बगवाल के लिए गीत गाकर लोगों को अपने घर लौटने की अपील की। भेला खेला बेरा टीका बेटी बारियों को माँ बार त्योहार बेला बांझों कोई गास बग्वाल गीत लगाला बैठा टीका भेला ख्याला बेरा टीका आई बग्वाल बेका टीका भेला ख्याला बेरा टीका आई बग्वाल बेका टीका भेला ख्याला बेरा टीका बेटी बारियों को माँ बार त्योहार बेला बांझों कोई गास बग्वाल गीत। कारण कुछ भी हो हमारे पलायन करने का, लेकिन हमें अपनी धरती से, अपनी मातृभूमि से, अपनी जो हमारी जिम्मी भूमि है उससे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपनी धरती से जुड़ेंगे तो आपकी आत्मा बहुत प्रफुल्लित होगी। जैसे अभी अनिल बलूनी जी इगास बग्वाल के संदर्भ में गाँव की तरफ बोलने। उधर इस बार राज्य मंत्री रेखा आर्या भी बूढ़ी दिवाली पर्व अपने पैतृक गांव में ही मनाने जा रही हैं, जो वो भी बलूनी की मुहिम के साथ जुड़ गई हैं। हम इस दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। अब की बार मैं अपने पैतृक आवास में जो है बूढ़ी दीपावली जो है वो सेलिब्रेट करूंगी और इस परंपरा को फिर से जीवित करने का एक मेरा प्रयास है कि ये बूढ़ी दीपावली फिर से जीवित हो उठे, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार जो है ये दीपावली सेलिब्रेट करते आ रहे थे, लेकिन कुछ परंपराएं जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है। तो मैं महिलाओं से भी अपील करूंगी, क्योंकि महिलाएं परंपराओं को कायम रखने में काफ़ी वहीं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी बाजार में इस सीजन की पहली बर्फ गिरी है। बर्फबारी की वजह से तापमान गिर गया है, जिस वजह से सर्दी और बढ़ गई है। तो तस्वीरें मुनस्यारी में बर्फबारी की है। पिथौरागढ़ में इन दिनों हिमपात हुआ है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के साथ साथ व्यापारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। तो इस सीजन की पहली बर्फबारी की शानदार तस्वीरें पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से सामने आई। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।